हेलो, नमस्कार, राधे राधे। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की जियोग्राफी। उसमें हमारा ये इस चैप्टर का भू आकृति प्रक्रियाएं का जो है तीसरा ये लेक्चर होगा। तीसरा पार्ट है ये। इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ लिया है, तो ये तीसरा पार्ट है। तो हमारे साथ में है संजना और अंकिता, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को आज पढ़ना है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण से स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। वेट 2 मिनट। 2 मिनट आप इंतजार करिए, उसके बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। हेलो। हाँ, क्या आया था? हाँ क्या आप स्टार्ट करो। क्या आया था? मैंने मंगवाया था ब्लैंकेट रखने का। अच्छा। हाँ, तो स्टार्ट करो वहां से। हाँ रुक अभी मैं आप स्टार्ट करो भैया ना। उसको पहले मैं अच्छा। ओपन करके देख लूँ जरा। हाँ, हाँ। मृदा निर्माण है ना। तो देखेंगे मृदा निर्माण में कहा कहते हैं कि आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं ना। आप मैदान में खेलते और मृदा के संपर्क में आते हैं ना। आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं, और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है? क्या आप बता सकते हैं? बताइए, आपको कैसा अनुभव होता है? तो होता है। हाँ, सही नहीं अनुभव ठीक होता है। अनुभव होता है ऐसे तो। हम्म। ऐसा नहीं लगता कि कपड़े गंदे हो गए। हाँ तो साफ भी तो हो जाते हैं ना अगर गंदे हो गए तो। अच्छा। और उसके बाद देखेंगे मृदा एक ना गत्यात्मक माध्यम है, जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है। यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है, तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है ना। इसमें यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं, तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब है ना, ये जो मृदा है, ये बहुत ही हम्म। गत्यात्मक चीज है। मतलब इसका ना ये मतलब बढ़ता रहता है निरंतर, इसमें गति होता है। जैसे कि जो है इसकी जो भौतिक और इसकी जैविक जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे घास फूस होगा, फिर उसमें सड़ करके फिर वो उसमें जैविक अपघटन उसका होगा। उसके बाद जो है मृदा का अपक्षय भी होता है, अपकर्ष का भी और कई चीजें होती हैं उसमें परिवर्तनशील भी होता है। जैसे जब सर्दी का मौसम आएगा तो ठंडा होगा, जब गर्मी का मौसम आएगा तो हीट के कारण जो है सूख जाएगा मृदा, और उसका जो मंद हो जाता है। और जब वो मतलब बंद हो जाता, और जब बारिश वगैरह होता है तो गीला हो जाता है ना। तो हम्म। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब बताया कि मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं है ना। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है, या अपक्षयी प्रवार अपक्षयी पदार्थ की गहराई, है ना। ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। मतलब जो मृदा होता है ना, वो सर्वप्रथम जो अपक्षय का पर जो है निर्भर करता है। क्योंकि जैसे कि अपक्षय अपरदन होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे जैसे कि जो मृदा वगैरह होता है इधर उधर से कट करके, और पदार्थ जो है नदियों वगैरह से भी देखो बहुत सारी मृदा आ जाती है। तो मृदा का ना निर्माण धीरे धीरे, जैसे उसके ऊपर और दूसरी मृदा आ गई, वो दूसरी मृदा आ गई, और मतलब अलग अलग प्रकार से
मृदा आती रहती है अलग अलग जगह से। सर्वप्रथम जो है अपक्षयी प्रवाह या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे कार्ड एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। मतलब जो कई प्रकार के जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कई प्रकार के प्लांट वगैरह होते हैं, उनका भी तो अपघटन होता है, तो फिर वो मृदा का रूप ले लेते हैं, है ना। हम्म। जैसे इसमें कह रहा है कि लाइकेन एवं उपनिवेशित किए गए, इसमें कह रहा है प्रवाह प्रवार एवं निक्षेप के अंदर कोई गौड़ जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो मृदा होती है ना, उसके अंदर में जो है ना, जो गौड़ जीव होते हैं, जो मतलब उस पे आश्रय होते हैं, जैसे केचुआ वगैरह, ये सब भी उसमें निवेश करते रहते हैं। हम्म। जीव एवं पौधे के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। जो पौधे मृत हो जाते हैं या अवशेष उनका ह्यूमस हो जाता है, उसमें जैसे कि जब कोई प्लांट वगैरह देखो, मतलब कोई पौधा पेड़ वगैरह देखो, जब उसका वो खत्म होने सड़ने लगता है ना, तो उसमें ना एक वो क्या नाम है, अरे ये छतरी टाइप में जो एक उगता है, उस पे ढेर सारा मशरूम। कवक वगैरह, कवर फंगाई, और जो ये दहिया लग जाता है, क्या बोलते हैं उसको, धैया क्या? मतलब धैया क्या होता है? मतलब वाइट वाइट सा काई नहीं हो जैसा? जाता जैसे कि, हाँ। काई जैसा? नहीं नहीं, जैसे आप घर किसी टिफिन में खाना बंद करके 4-5 दिन ऐसे छोड़ दिए घर में, तो वाइट फफूंदी। वाइट नहीं जो हो जाए, फफूंदी। हाँ हाँ, फफूंदी लग फफूंदी। जाता है। हाँ, तो वो हाँ सब हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म, प्रारंभ में गौड़ घास एवं फंस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं मोआई द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। मतलब जब शुरू में, मतलब ये सब कुछ जब खत्म होने लगता है ना, बाद में हम्म। देखेंगे वहां पे ना नई नई चीजें उगने उगना स्टार्ट हो जाएंगी, दूसरा कुछ, है ना। उसके बाद पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कड़ों को ऊपर लाते हैं। मतलब जो बिल बनाने वाले जानवर है ना, जब उसके जो जड़ है ना, उसके वहां तक का वो मतलब खुदाई कर लेती हैं, और वो ना धीरे धीरे वहां तक मतलब अपना वो होल बना देती है ना, वहां तक घुस जाती है उसके नीचे तक। और जिससे ना पदार्थों का पुंज छिद्रमय या स्पंज की तरह हो जाता है। हो जाता। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। क्योंकि जैसे बताया गया था ना, चूहा केचुआ वगैरह होते हैं ना ये, जो, और मानव भी हल से जो है खुदाई करता है, तो वो जो है ना नीचे तक का जो है खुदाई हो जाता है। और जब बहुत सारे प्लांट बाग देखेंगे ना, तो वहां पे चूहा लग जाते हैं, तो वो नीचे तक का हम्म। खुदाई कर देते हैं, वहां से मृदा निकाल लाते हैं, तो वहां पे आसानी से जाती है। लेकिन वहां पे ना वो थोड़ा सा, ये जो चूहा लग जाते हैं, तो थोड़ा सा वो जो है उसका पौधे का पकड़ जो है ना कमजोर हो जाता है भले ही, लेकिन उसको ऑक्सीजन वगैरह, प्रकाश संश्लेषण वगैरह बढ़िया से उसको मिलता है। हाँ, और जो वर्षा का जो जल होता है वो भी अच्छे से वहां हम्म। तक ना जा पाता है, क्योंकि वो छिद्र कर देते हैं ना छोटा छोटा। केचुआ तो हाँ ऐसे ही करता है, बिल बनाते जाता है, चलते जाता है। वहां क्या अच्छे से ऑक्सीजन चली हाँ, जाती है। वो तो मैं ऐसे ही देखी करता हूँ है। ये वाला। मैं अच्छा, देखी नहीं, थी ना। केचुए के साथ में तो केचुआ किसान का मित्र होता है ना, तो मैं किसान था ना अभी यहाँ दिल्ली से आने से पहले, हम्म। तो हमारा मित्र था, हम लोग चाय नाश्ता भी कभी कभी कर लेते थे साथ में। वाह। मृदा निर्माण के कारक है ना, तो हम्म। जो है सॉयल फार्मिंग फैक्टर्स के बारे में बताया गया है कि मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक है ना, मूल पदार्थ मतलब सैलें, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं एवं ना समय, वस्तुतः जो है मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं हम्म। एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है ना। अब देखेंगे जलवायु मृदा में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्व के प्रमुख तत्व हैं। क्योंकि जो जलवायु है ना, वो प्रमुख भूमिका निभाता ही है किसी भी प्लांट के बढ़ने में, ग्रोथ होने में, और उसको ना जब तक फलने फूलने में, हर चीज में। हम्म। हाँ,
अब इसमें पहला बताया कि प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता, है ना। अब बताया गया मूल पदार्थ सेल, मूल पदार्थ सेल के बारे में बताया गया। तो मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थाने या उसी स्थान स्वस्थाने या उसी स्थान पर जो है ना अपेक्षित सेल मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकते हैं। मतलब कह रहा है जो मूल सेल होता है ना वो कोई मतलब स्व स्थान मतलब अपने ही स्थान पे या मतलब उसी स्थान पे जहाँ पे है ना उसको पश्चित जो है सेल मलबा द्वारा लाए गए निक्षेप से जो है मृदा हो सकती है ना ये। हम्म। मृदा निर्माण का गठन जो है ना संरचना कणों के मलबा के आधार के संरचना तथा जो है ना सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। जो मृदा का गठन होता है उसकी जो संरचना जो है और उसकी जो संरचना जो है ना सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। जैसे जो सेल होता है ना उसका टूट करके उसका अब वो छोटे छोटे भागों में निक्षेपित हो जाता है ना। तो उसका जो है बहुत सारे रासायनिक वगैरह बहुत सारे खनिज वगैरह ना उसका संयोजन ही होता है वो जो मतलब आता है यहाँ तक। जैसे उसमें बहुत सारे गुण मिले होते हैं ना। हाँ बिल्कुल भैया। हम्म, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन सल्फर और सल्फर मिला रहता है ना उसमें। अगर हम मूल पदार्थों के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर ए तथा आवरण की गहराई मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व है होते हैं। कह मूल पदार्थ के ना अंतर्गत जो है अपक्षय की जो प्रकृति एवं जो उसका दर है वो आवरण की गहराई मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं इसके, है ना। और समान आधार जो है शैल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है। जो समान आधार की जो शैलें होती है ना समान आधार शैल पर जो है ना मृदाओं में अंतर हो सकता है। क्यों मृदा में इसलिए भी अंतर हो सकता है क्योंकि उसमें जो है ना बहुत सारी क्रियाएं होती है उनका अलग अलग। समान आधार शैल पर मृदाओं के अंतर हो सकता है तथा आसमान और आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं। जैसे असमान आधार पर जो समान मृदाएं भी मिल सकती हैं। कहने का मतलब है कहीं कहीं पे जैसे देखिए बलुआ मिट्टी मिल जाता है कहीं पे, लाल सिल्ट दोमट मिट्टी मिल जाता है कहीं पे। काली मिट्टी। तो हाँ काली मिट्टी मिल जाता है। अब मान लो अगर अभी यहीं पे मतलब हमारे यहाँ ही मान लो भी सिंपल वाली मिट्टी मिल रही है, भी सिंपल ही है। अब वहाँ पे जैसे वल्केनो की वजह से वो अगर मैग्मा वगैरह निकल गया तो कुछ टाइम के बाद वहाँ ब्लैक मिट्टी भी आ जाएगी, है ना। और कहीं कहीं पे वो बिल्कुल। समान मिट्टी भी मिल सकती है जैसा है वहां से। कहीं कहीं पे और जो रेतीली भी होती है। खादर मिट्टी वगैरह है ना। हम्म। करे परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदा एवं मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं मिट्टी मूल शैल से स्पष्ट संबंध दर्शाती है। मिट्टी जो है ना मूल शैल होता है हमेशा से स्पष्ट संबंध दिखाती है। स्थलाकृति या उच्चावच के बारे में बताएगा ना टोपोग्राफी। तो कह रहा है मूल सेल की भांति जो है स्थलाकृत भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृत मूल पदार्थ के आच्छादन तथा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृत धरातली एवं उप सतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में ही प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट सपाट हम्म। कुछ क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ अपर्दन मंद तथा ढाल का परिश्रवण अच्छा रहता है मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। कहने का मतलब कह रहा है जो मूल शैल है ना उसकी जो स्थलाकृति है उसका निष्क्रिय तथा जो उसका नियंत्रक कारक होता है उसका मतलब उसके निष्क्रिय और नियंत्रक कारक वही होता है ना मूल शैल जो होता है। और जो स्थलाकृति मूल पदार्थ होता है ना उसका आच्छादन और जो अनावृत होने से जो है ना जो सूर्य की जो किरणें है ना उससे संबंध में वो प्रभावित होती है क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं उनको उसी के द्वारा तो सारा कुछ उस पर निर्भर होता है। सूर्य ही तो सब कुछ करता है ना। अगर सूर्य ही मतलब मृदा को उपजाऊ बनाए या उसको जो है
प्रकाश संश्लेषित करे। उसके सारे कारक, उसके सारे गुण उसी से, सूर्य से ही मतलब जुड़े होते हैं ना। हम्म। तो अस्लाकृत धरातली एवं उप सतही प्रवाह की क्रिया को जो मूल पदार्थ के संबंध में भी जो है ना प्रभावित करती है, इसके बारे में देखो इसमें बताया गया है। फिर तीव्र जो ढालों पर जो मृदा जो है ना छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्र में जो गहरी मोटी होती है, उसके बारे में भी बताया कि जो तीव्र ढाल होते हैं वहां से मृदा जो है छिछली तथा सपाट क्षेत्रों में गहरी मोटी हो जाती है, जो सपाट क्षेत्र होते हैं। हम्म। और कह रहा कि निम्न ढाल जहाँ होते हैं वहां पे जो है अपर्दन जो है मंद होता है। जहाँ पे मतलब कम ढाल होती है, जैसे जहाँ ज्यादा ढाल रहेगा वहां तो अपर्दन बहुत तेजी से होगा, क्योंकि वहां से ऊपर से पूरा हिलोजन होगा और पूरा हम्म। मिट्टी वहां से बह के आएगी। लेकिन जहाँ पे कम मतलब मंद कम ढाल ढलान होगा। होगा तो वहां इतना ज्यादा अपर्दन नहीं होगा, वहां अपर्दन मंद होगा, है ना। और हम्म। मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है उसमें, बोल रहा है कि और सपाट समतल क्षेत्रों में जो है चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है ना। हम्म। छिलका यानी चिकनी मिट्टी ना। हाँ, चिकनी मिट्टी। कर जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ जो है मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा हो सकता है। हम्म। कह रहा मोटे स्तर पर जो विकास होता है ना, वो जैव पदार्थ के जो अच्छे और एकीकरण के साथ जो है ना मिट्टी मृदा का जो रंग होता है वो गहरा हो सकता है। हम्म। अब जैविक प्रक्रियाएं के बारे में बताया गया है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, है ना। हम्म। तो उसमें बताया गया है कि वनस्पति आवरण एवं जो है जीव को मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं ना। जो हम्म। वनस्पति आवरण एवं जो जीव के जो मूल पदार्थ होते हैं ना, वो प्रारंभ के बाद जो है ना बाद में भी विद्यमान रहते हैं, कि वो कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं पे रहेंगे, है ना। हाँ, बिल्कुल वहीं तो रहते हैं। अब उसके बाद कहते हैं मृदा विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता और नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। क्योंकि जो वनस्पति वगैरह होते हैं इनके जो मतलब अभी मतलब इसके जो झाड़ी वगैरह हो गए सारे, जो उसके सब नीचे कचरा गिरा रहता है वो उसी में सड़ करके उसी में जो है उसका सब कुछ उसी में मिलता है ना, उसका जैव पदार्थ मिलता है। नमी भी उसको हम्म। अच्छे से बरकरार रखती है। जैसे कि आप देखेंगे ना गर्मियों के समय में जैसे गमले में गमला होगा ना, समझे ना। हाँ तो हाँ। उसमें जो नारियल का जो छिलका होता है ना, वो सूखे हुए नारियल का जो छिलका है ना उसको उतार लो, है ना। हम्म। और गमले के जैसे प्लांट है, प्लांट के बगल बगल से ना उसमें गमले में पूरा लगा दो, ऊपर से पूरा अच्छा। नारियल का छिलका लगा दो और उसमें पानी डालेंगे ना, तो वो जल्दी जल्दी प्लांट नहीं सूखेगा। वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए ना उसमें नमी रखेगा वो, क्योंकि वो ना जो धूप आती है वो नारियल के छिलके हम्म। पे पड़ेगी। हम्म। ऐसे अच्छा ही मैं आइडिया करता है। हूँ। हाँ। वाह, काफी नॉलेज है आपको इस विषय में। हाँ, मैंने इसीलिए तो गन्ना जो लगा रखा हूँ ना, सोचता हूँ गन्ने में कितना पानी डालूंगा, सूख जाता है वो। तो मैं उसको लगा दिया हूँ, तो अब उसमें खरपतवार भी नहीं जामेगा और ऊपर से ना हम्म। वो ग्रो करेगा अच्छे से। अच्छा। गर्मियों के सीजन में स्पेशली अच्छा है वो। और सर्दियों में तो मान लो उसको हटा दो तभी ठीक है, क्योंकि वो ना तब मिट्टी हाँ, तक उसको जाती तो है। धूप चाहिए होती है, फिर खाना कैसे हाँ, बनाएगा। लेकिन गर्मी में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी देखो जब हीट वेव चालू हो जाएगा फिर तो दिक्कत हाँ, होगा तब ना, प्लांट्स वगैरह सूखेगा। सूख जाते हैं। तो इस टाइम में वो लगा दो, क्योंकि इतना गमले में पानी डालोगे कि अपने स्वयं के लिए पानी पी रखोगे, कहाँ से पानी हम्म। लाओगे। सही बात। ऐसे बताया जो मृदा को ना सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं ना। जो मृत पौधे होते हैं ना वो सूक्ष्म जो है जैव पदार्थ ह्यूमस वो प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका जो है अपघटन हो जाता है धीरे धीरे, उसी में सड़ जाते हैं वो। और कुछ जैविक हम्म। अम्ल जो है ना ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं। मृदा ह्यूमस मतलब समझ रही हैं। वही मतलब कि जैसे कैसे अपशिष्ट होता है वही बोल रहे हैं, हाँ, है ना। मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। जो मृदा के मूल पदार्थ होते हैं उन खनिजों में जो विनियोजन में सहायक करते हैं। और बैक्टीरियल कार्य की जो है गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है ना। हम्म। और ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। क्योंकि ह्यूमस मतलब जब वो समय होता है ना, जब जैसे कोई पौधा होता है, जैसे
जब वो सड़ने लगता है, जैसे कि ना वो मतलब सड़ने लगता है, सड़ने की हाँ कंडीशन हाँ, में आ उसका जाता है। अपशिष्ट हो रहा है धीरे धीरे, हाँ, अपशिष्ट होने जैसे की। पत्ती तब वो वगैरह जो खराब। होती है। जब खराब होने। हाँ। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में बैक्टीरियल क्रियाओं के भी। हेलो, आपका आवाज चला गया। पीठ के संस्तर। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है, अभी कट रहा है। हेलो। हाँ बोलो आप। ये था पता नहीं वो ना नेटवर्क पता नहीं छोड़ दिया था। अच्छा, अभी फिर से अटक रहा है। अब आएगा, मैं अपने फोन में कर लिया, तक लैपटॉप में चल रहा था, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ अब आ रहा है। आर्द्र। हाँ, आर्द्र उष्ण एवं जो हम भूमध्य रेखी जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं संघन होती है ना। कह रहा जो आर्द्र उष्ण और जो भूमध्य रेखी जो जलवायु में ना बैक्टीरियल वृद्धि जो है ना, बहुत तेजी हम्म से होती है, बहुत सघन होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा वन वगैरह वर्षा वगैरह सब कुछ वहीं पे होता हम्म है ना। तथा जो है मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है ना। हम्म और कह रहा है कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे जो है ना रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है ना। कह रहा है जो नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे जो है ना रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो मृदा के जो जीव हवा होते हैं ना। हम्म हाँ, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है उसको, और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। अब राइजोबियम हम्म। ना एक प्रकार का जो है बैक्टीरिया होता है, ये मैं उसमें पढ़ा था बायोलॉजी में। राइजोबियम हाँ, एक जब प्रकार का। हाँ, साइंस में था बोलिए। वो। हाँ, राइजोबियम है ना एक प्रकार की बैक्टीरिया है। इस ना जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में ना ये रहता है। हम्म हाँ, रहता है। तथा मेजबान जो है पौधे के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। मेजबान मतलब जो ना मेजबान वही होता है कि जैसे कि जो उसको धारण करने वाला होता है, होस्ट करने वाला होता है। हम्म जैसे आईपीएल अभी होस्ट कर रहा है ना इंडिया, हम्म बीसीसीआई। हाँ नहीं, हाँ, टाटा टाटा जैसे कर आप रहा मेरे घर पे आएंगे तो मैं होस्ट होंगी ना आपकी, है। वैसे ही। हाँ, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है ना। हाँ कह सकते हैं। हाँ, पौधे के लिए ना लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। पौधे के लिए जो है ना लाभकारी नाइट्रोजन जो है निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कीटक इत्यादि कीटों का महत्व अभियंत्रित सा होता है, परंतु जो है मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्योंकि जो मृदा को ये लोग ना बार बार से खोदते रहते हैं, है ना, सब ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन, है ना, मिट्टी का जो है गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जो है मिट्टी जो खाते हैं फिर मिट्टी निकालते हैं तो उनका जो है रसायन परिवर्तन हो जाता है। अब कालावधि मतलब टाइम, है ना। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण के प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल, है ना। हम्म उस तरह की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं जो है उसके पार पार्श्विका हम्म का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती है ना। एक मृदा का तभी निर्माण होता है जब सभी प्रक्रिया जो है लंबे काल तक जो है ना पार्श्विका का विकास करते हुए ना कार्यरत होती हैं। और मतलब थोड़े समय पहले जो है ना निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टील से विकसित मृदाएं तरुण ये मतलब युवा मानी जाती हैं।
जो मतलब जलोढ़ मिट्टी या हिमानी तिल से जो विकसित होती हैं मृदाएं, जैसे जलोढ़ मिट्टी जो नदी अपने साथ ना बहा करके ले आती हैं, वो बहुत ही युवा मानी जाती है, उनमें बहुत ही ना प्रजनन करने की क्षमता होती है, उत्पादन पोटेंशियल बहुत होता तेज है, होता है। हाँ, पोटेंशियल बहुत अधिक होता है उसमें। हाँ, वो उत्पाद बहुत ज्यादा उसमें होता है ना। उसमें संस्था जो है मतलब हीरोजन होरिजन है ना का हॉरिजन। अभाव होता है, अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसके परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं होती। उसकी जो है मिट्टी का जो विकास और परिपक्वता के लिए ना कोई विशेष जो है, अगर सोचो कि कोई विशेष कालावधि होता है तो ऐसा नहीं होता। अब कह रहा है काल मृदा निर्माण प्रक्रिया एवं मृदा निर्माण नियंत्रक कारकों को अलग करना आवश्यक है ना। जो मतलब कह रहा है कि क्या मतलब क्या मृदा निर्माण प्रक्रिया जो होता है, ये मृदा निर्माण नियंत्रण कारकों को ना अलग करना आवश्यक होता है, पूछ रहा है क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि जो है मृदा निर्माण प्रक्रिया में कालावधि, स्थलाकृति एवं मूल पदार्थ निष्क्रिय नियंत्रक कारक क्यों माने जाते माने हैं। जाते हैं। इसके बारे में गहन विचार करना, एक क्वेश्चन घर से करके ले आना, ठीक है। ठीक है। अब अब आगे जो है में पढ़, नेक्स्ट चैप्टर करना है। हाँ कर लेंगे और क्या, ठीक है, छोड़ेंगे थोड़ी, इतना पीछे कूदे वैसे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब 7वां लेक्चर है ना, 7वां लेक्चर है भू आकृतियां तथा उनका विकास, ये वाला करवाना, समझना। हाँ, ओपन हो जाए भैया, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है इसमें ओपन करना। अच्छा, पीडीएफ तो इसी में ग्रुप में ही। नहीं, वो मतलब पुरानी वाली है ना भैया। अच्छा, दूसरा डाउनलोड कर रही है क्या। केजीएफ से लिया था मैंने ना। अच्छा, इसका इस चैप्टर का नाम भू आकृतियां तथा उनका विकास है ना। हाँ, ठीक है। तो पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर जो है ना अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात जो है भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन जो है ना करते हैं। तो पृथ्वी का जो धरातल है उसको निर्माण करने के लिए ना बहुत सारी जो है ना अपक्षय प्रक्रियाएं जो है ना होती रहती है ना। तो उनमें से कौन कौन से वो जो है ना कारक हो सकते हैं, जैसे प्रवाहित जल है, ठीक है, जैसे हिमालय से आ रहा है ना, तो देखेंगे जो गंगा घाट, गंगा वाला जो क्षेत्र है वो ऐसे ही मतलब भर गया है ना। पहले क्या पता उधर इतना ऊंचाई नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ऊंचा होता गया, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी और जो है सब वहां से जो है ना धूल कण वगैरह आए है ना। फिर जो भूमिगत जल है, वायु है, हिमनद जो भी होता है, या फिर जो तरंग वगैरह जो पैदा होती है ना, वहीं से जो अपर्दन करते हुए यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। आप ये जानते ही हैं कि अपर्दन जो है ना धरातलीय स्वरूप को जो है ना बदल देता है। निक्षेपण जो है ना प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का ही जो है ना परिणाम है, और निक्षेपण से भी जो है ना धरातलीय स्वरूप में जो है ना परिवर्तन आता है ना। तो ये हम पहले भी देखे थे कि किस तरीके से जो है ना परिवर्तन हो जाता है ना। चूंकि ये जो है ना अध्याय भू आकृति तथा उनके विकास से संबंधित है, अंततः मतलब सबसे पहले ये जाने कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में जो है ना छोटे से मध्यम आकार के जो है ना भूखंड जो है ना भू आकृति जो है ना कहलाते हैं। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि भू आकृति का जो है ना कैसे तो उनका विकास हुआ है और कैसे सब प्रक्रियाएं हुई है, ठीक है। तो भू आकृति है क्या, मतलब कोई भी छोटा सा जो है ना साधारण रूप में, मतलब छोटे से एग्जांपल से समझे तो कोई भी जो है ना छोटे भूमि का जो टुकड़ा है ना, उसको ही जो है ना हम भू आकृति जो है ना कह सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सी जो है ना, इसके बाद बोल रहा है। हम्म, हाँ, तो बहुत सी संबंधित जो है ना भू आकृतियां मिलके जो है ना भूदृश्य बनाती हैं, जो भूतल के जो है ना विस्तृत भाग है। प्रत्येक भू आकृति की अपनी जो है ना भौतिक आकृति, आकार व जो है ना पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा जो है ना निर्मित होते हैं। तो देखेंगे ना हर जो है ना भू आकृति निम्नलिखित मतलब कई कारणों से जो है ना बनी है।
जैसे कहीं पे देखो ज्वालामुखी अगर फूटा है, ठीक है, वहाँ की जो भू आकृति होगी वो डिफरेंट होगी, और जो पठार वाला क्षेत्र होगा वहाँ की भू आकृति थोड़ी डिफरेंट होगी। तो यही सब जो होती है ना क्रियाएं, उनकी वजह से देखेंगे भू आकृति के हमको जो है ना जो है ना आकार दिखने को मिलते हैं। और उसमें जो है ना मतलब कई प्रकार के जो है ना पदार्थ होते हैं, किसमें ज्यादा मैग्नीशियम होगा, ठीक है, किसी में कुछ होगा, ऐसे जो है ना मिलता है, ठीक है। हम्म। उसके बाद बोल रहा है अधिकतर भू आकृतियां प्रक्रिया जो है ना धीमी गति से कार्य करती हैं, और इसी कारण उनके आकार बनने में जो है ना लंबे समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों को एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में जो है ना बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं में जो है ना कार्यकर्ता की लगातार धीमी अथवा तेज गति के कारण होता है। तो जैसे भू आकृति बन गई तो ऐसा थोड़ी बन गई तो वो हमेशा के लिए ऐसे रहेगी, ठीक है। मान लो हम्म। वहां पर जो है ना बाढ़ आ गई, कुछ समय बाद देखेंगे वहां की भू आकृति का जो दृश्य है वो बदल जाएगा, ठीक है, ज्वालामुखी आ गया बदल जाएगा, भूकंप आ गया तो बदल जाएगा। तो ये मतलब कि एक जैसी नहीं रहती है, उसमें जो है बदलाव आता रहता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा जो है ना क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक जो है ना प्रक्रियाओं की जो है ना गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं जो है ना परिवर्तित हो जाती है, जिनसे जो है ना भू आकृतियां जो है ना रूपांतरित होती रहती है। हम जैसे जो है ना वायु राशियां वगैरह भी हम पढ़ेंगे कि इनसे कैसे मतलब कि कोई भी जो क्षेत्र है ना वो कैसे मतलब उसकी भू आकृति बदल जाती है, ठीक है। और मतलब कि ये जो क्षैतिज संचलन के कारण भी जो है ना आप देखेंगे कि जो ये भू आकृति की जो प्रक्रिया है ये सब जो है ना बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ना रूपांतरित हो जाती है, और विकास का यह जो है ना अर्थ भूतल के जो है ना एक भाग में जो है ना एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या जो है ना एक भू आकृति के एक रूप से जो है ना दूसरे रूप में जो परिवर्तन होने की जो अवस्था होते हैं, ठीक है। तो कोई भी मतलब कि उसका अर्थ है कि कोई भी पृथ्वी मतलब भूतल का कोई भी एक भाग जो है ना दूसरे भाग मतलब कि दूसरी भू आकृति या मतलब कि एक जो है ना भू आकृति के रूप में जो है ना दूसरी भू आकृति में जो है ना परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उनकी जो है ना निम्न निम्न अवस्थाएं होती हैं, उसमें वो चेंजेस जो है ना आते रहते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि जो है ना प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है, और उस समय के जो है ना साथ उसका परिवर्तन हुआ है, एक स्थल रूप विकास की अवस्था से गुजरता है, जिसकी जो है ना तुलना जीवन की अवस्था, युवावस्था जैसे होता है प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से जो है ना हम कर सकते हैं। तो कोई भी जो है ना भू आकृति है उसकी जो है ना निम्न मतलब कि 3 प्रकार की जो है ना इसमें अवस्थाएं बताई गई है, ठीक है। पहला जो होता है हम्म। युवा अवस्था होगी, और फिर थोड़ी जो है प्रौढ़ावस्था जिसमें जो है थोड़ा सा आप समझ सकते हैं जवानी वाला जो हमारा होता है ना जीवन काल, और एक जो होती है ना वृद्धावस्था होती है जो बुढ़ापा वाली। वैसे ही जो है ना भूमि का भी होता है, ठीक है। भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को ना समझना अत्यंत ही आवश्यक है, तथा इसे जो है असंतुलित किए बिना और भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसकी जो है ना इसका प्रभावशाली रूप में उपयोग किया जा सकता है। भू आकृतिक विज्ञान भूतल के इतिहास का जो है ना पुनः अध्ययन है, जिसमें जो है ना इसके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं जिनसे ये भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम देखे थे ना कि मतलब पृथ्वी के नीचे कैसे क्या है ना, तो क्या हम भूतल के नीचे के बारे में देखे थे कि उसमें कैसे कोर है, मेंटल है ना, क्रोड है ना, कैसे वो सब बना हुआ, क्या क्या है उसमें जो है ना खनिज वगैरह जो उसमें डले हैं, उसी प्रकार से ये भी होता है, ठीक है। और यही सब जो है हेलो ना इसमें बता हेलो रहे हेलो। हैं। हम्म। अरे तुम ना दूसरी जगह चली गई हो। मैं दूसरी जगह चली गई हूँ। हाँ, अभी उसमें ना ये है प्रवाहित जल, अब आएगा उसके बाद टॉपिक। जैसे प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था के बाद ना हम्म। खत्म हुआ, उसके बाद आ गया प्रवाहित जल। अच्छा रुको, प्रवाहित जल मैं दिखा जो रहा है है। ना नहीं इसमें नहीं है, मैं फिर केजीएस वाला खोल दूँ ना। मैं प्रवाहित जल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, मिल गया, इसमें दे रखा है। अच्छा, ठीक है, बताओ। हाँ, प्रवाहित जल के बारे में देखते हैं। तो जो है ना आंध्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल जो होता है ना सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है, जो धरातल का जो है ना निम्नीकरण के लिए जो है ना उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के जो है ना 2 तत्व होते हैं, एक धरातल हाँ। पे जो है ना परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह होता है, दूसरा जो है ना रैखिक प्रभाव है, जो घाटियों में, नदियों में, सरिताओं के रूप में जो है ना बहता रहता है। तो वही हाँ। बता रहे जो प्रदेश जो थोड़ा सा जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जो थोड़ा सा नमी वाला जो क्षेत्र होता है, उसी की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो ना प्रवाहित जल है, जो बहता हुआ पानी है, वो मतलब कि उसकी मृदा को ना बहुत ज्यादा डिसाइड करता है, वहां की जो भू आकृति है
उसको बहुत ज्यादा मतलब डिसाइड कर देता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि प्रवाहित जल के जो है ना दो तत्व होते हैं, एक जो है ना धरातल पे परत के रूप में जो है ना फैला हुआ प्रवाह, ठीक है, और दूसरा बोल रहे हैं जो रैखिक प्रवाह है, जो घाटियों में, नदियों में सरिताओं के रूप में जो है ना बहता हुआ आ रहा है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि जो ठहराव वाला जो समय का बात कर रहा है, एक जो है ना बहता हुआ आ रहा है। ठीक है, उससे हम समझ सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है प्रवाहित जल द्वारा जो है ना निर्मित अधिकतर अपर्दित सलरूप ढाल प्रवणता के अनुरूप जो है ना बहती हुई नदियों की जो है आक्रामक युवावस्था से जो है ना संबंधित है। कालांतर में जो है ना तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण जो है ना मंद ढाल में जो है ना परिवर्तित हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप नदियों का जो वेग है ना वो भी कम हो जाता है। वो तो सीधी सी बात है, जहाँ मतलब कि ज्यादा प्रवणता होगी, ठीक है, ढाल का, तो वहां पर क्या होगा, पानी जल्दी से मतलब कि बह के आएगा, एकदम से आक्रामक रूप जो है अपना धारण कर लेगा। जहाँ कम ढाल होगी वहां क्या होगा, अपर्दन की प्रक्रिया भी कम होगी। ठीक है, और उसका क्या होगा, नदियों का जो वेग है वो भी कम हो जाएगा उससे, जिससे जो है ना निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई जो सरिताएं भी कुछ जो है ना निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के जो है मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक जो है ना निक्षेपण होगा, मतलब कि जितना वो जल बहता हुआ जितनी मंद गति से वो वहां से प्रवाहित होगा ना, उतना ही वहां पे निक्षेपण की जो प्रक्रिया है कम होगी। उसके बाद बोल रहा है जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो जो है ना अधोमुखी कटाव कम हो जाता है, और तटों का जो है ना पार्श्व जो है ना अपर्दन भर जाता है। आप देखेंगे जब बहुत समय तक वहां पे लगातार जो अपर्दन हो रहा है ना, उस कारण से नदी का जो तल है ना वो एकदम समतल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा उसमें जो है ना कण धूल कण सब जो है ना उसमें आकर के बैठ गया है। ठीक है, तो वो जो एकदम भर जाएगा ना, उसको जैसे गड्ढा होता है, उसमें लगातार आप कुछ कुछ डालते रहो तो कैसे वो समतल हो जाता है, सेम उसी वे में ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, क्या कह रहा है, वहां का जो कटाव है अधोमुखी, उसको भी ये कम कर देता है, और जो तटों का जो पार्श्व अपर्दन है वो भर जाएगा। इसके फलस्वरूप जो है ना पहाड़ियों और घाटियों जो है ना समतल मैदानों में जो है ना परिवर्तित होती चली जाएंगी। तो ये जब ज्यादा किसी चीज का अपर्दन होगा ना, तो उससे ये भी एक जो है ना चीज हो सकती है। क्या होगा कि वहां पे जो नदी घाटी बनी, नदी तो देखिए जैसे घाटी होती है कितने गहराई पे होती है ना, अगर उसमें अगर वो भरते चले जाएगा वो समतल हो जाएगी फिर। उसके बाद बोल रहा है स्थलगत प्रवाह जो है ना परत अपर्दन का कारण है। परत प्रवाह जो है ना धरातल की अनियमितताओं के कारण जो है आधार पर जो है ना संकीर्ण विस्तृत मार्गों पर ही हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण जो है ना बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में जो है ना बहाकर लाए गए जो है ना तलछटों के कारण छोटी हुए जो है ना तंग जो है ना शुद्र सरिताएं बनती हैं। ठीक है, तो वही ये बात कह रहा है ना। हेलो, मेरी आवाज जा रही है ना भैया? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो ओवरलैंड है, जो स्थलगत प्रवाह है, वही जो है ना एक अपर्दन का कारण बन जाता है, और वो क्या करता है ना कि जो धरातल की अनियमितताओं को ना के आधार पे वहां पे ना संकीर्ण या फिर जो है ना छोटे जैसे मार्ग होता है उसको जो है ना बना देता है, वहीं पे वो छोटा सा बन जाता है। और जो है ना प्रवाहित जल के जो है घर्षण के कारण जो है ना बहते हुए जल द्वारा जो है ना कम या अधिक मात्रा में बहा कर लाए मतलब कि लेकर के जैसे आ जाता है ना, वही ये बात बता रहा है। उसके हम्म बाद बोल रहा है ये शूद्र जो है ना सरिताएं धीरे धीरे जो है ना लंबी व विस्तृत जो है ना अवनालिकाओं में जो है ना विकसित होती है। इन अवनालिकाओं जो है ना अवनालिकाओं को जो है ना कालांतर में अधिक गहरी चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल जो है ना बनाती चली जाती है। अगर ये हम्म छोटी छोटी जैसे सरिताएं हैं वो लंबे समय तक अगर बनती रहे, विस्तृत हो जाए ना, तो ये क्या हम्म करेंगी, छोटी छोटी ना नलिकाएं बना देंगी, अवनलिकाएं, और काफी गहरी होंगी, मतलब फ्यूचर में जाकर कालांतर में काफी गहरी हो जाएंगी, और थोड़ी सी मतलब कि इससे चौड़ाई हो जाएगी उसकी, और लंबाई भी काफी मतलब की हो जाएगी उसमें क्या वो एकदम, और फिर वो आपस में कनेक्ट होकर के जो है ना जैसे जाल से ना बना देती है। उसके बाद बोल रहा है प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे जो है ना अनियमितताएं जो है ना जैसे जल प्रपात वे जो है सोपानी जल प्रपात जो है ना आदि लुप्त हो जाते हैं। अगर जैसे जैसे हम बात कर रहे थे ना कि अधिक अपर्दन होगा, तो कैसे वो मैं बता रही थी कि
जैसे अधिक वहाँ पर अगर अपर्दन होता है तो कैसे अधोमुखी जो है ना कटाव जो है ना उसका अधिक हो जाता है। तो अगर वो मतलब कि स्टार्टिंग अवस्था में अगर ये ऐसा हो जाता है ना, तो वहाँ पे जो झरना गिर रहा है, जलप्रपात जो हो रहा है या जो है ना सोपानी जलप्रपात होता है ना, वो मतलब कुछ समय के लिए जो है ना वहाँ से लुप्त हो जाएगा। मध्यावस्था में जो है ना सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में जाकर के जो है ना पार्श्व अपर्दन अधिक हो जाता है। तो जो सरिताएं जो मध्य में होती हैं, मतलब कि जो धीमा कटाव कर रही होती है ना, तो वहां पर हम्म। मतलब कि जो घाटी है उसके जो पार्श्व वाला जो एरिया है उसमें तो वो धीमा कटाव करती, मतलब कि अधिक अपर्दन, हाँ, धीमा कटाव करती है और जो घाटियों में पार्श्व अपर्दन होता है ना वो अधिक हो जाता है। नदी तल में तो हम्म। वो धीमा कटाव करेगी लेकिन पार्श्व में जाकर के मतलब कि अधिक कर देती है। कालांतर में घाटियों के किनारे की ढाल जो है ना मंद होती जाती है। इसी प्रकार जो है ना अपवाह जो है ना बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न हो जाते हैं जब तक ये जो है पूर्ण जो है ना समतल नहीं हो जाते। और जो है अंततः एक जो है ना धीमी उच्चावच का निर्माण होता है जिसमें यंत्र तंत्र अवरोधी जो है ना चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें जो है ना मोनाडनोक मतलब कि कहते हैं। मतलब कि जो अवरोध वहां पर जैसे उच्चावच जैसे निर्माण हो गया ना कि वहां का कुछ ऊंचा क्षेत्र हो जाएगा, कुछ मतलब कि नीचा जैसे हो ना जाएगा। सिस्टम बता रहा है ना, जैसे हाँ। कि जब नदियां अपने साथ में जैसे कि बड़ा पत्थर वगैरह बहा के ले आती हैं, तो जहाँ पे गहराई रहता है तो वहां पे ना वो छोड़ देती हैं, उससे आगे फिर नहीं ले जाएंगी। तो वहां पे ना एक समय में धीरे 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 ना बहुत सारा पत्थर हो जाएगा, तो ना वहाँ एक उच्चावच का वहाँ निर्माण हो जाता है ना। हम्म। वो बाद में ना वो उसकी जो गहराई वो कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल। जैसे वहां पे अगर बड़ा पत्थर आ गया, ठीक है, तो क्या करेगी, ढाल को भी मंद कर देगी और जो वहां मतलब पानी को भी मतलब कि अवरोध कर देगी वहां पे, क्योंकि वहां से जल्दी हम्म। से पानी नहीं जा पाएगा। फिर पानी उसके अगल बगल से जाने लगेगा। हाँ बिल्कुल। और जो है हम्म। वहीं पे जो है ना चट्टानों के अवशेष दिखाई देने लगेंगे, उसी को जो है ना मोनाडनोक कहते हैं। ठीक है। उसके हाँ, बाद बोल रहे हैं। इसी तरीके से ही जो नदियों में देखो बड़े-बड़े टापू दिखाई देते हैं ना, तो पहले कोई ना हाँ। कोई अब अवरोध आया होगा। फिर उसके पीछे जैसे अभी जैसे कि आप देखती हैं ना, जब पुल-वुल बनता है, तो पुल के बीच में जो लगा हुआ होता है नीचे से स्तंभ, वहाँ पे देखेंगी जब तो वहाँ बहुत सारा खरपतवार आकर के सब फँस जाता है। क्यों फँस जाता है? क्योंकि वो अवरोध का काम कर रहा है बीच में। हम्म। तो अवरोध में आके जब फँस जाता है ना, तो लंबा वहाँ पे ना एक टापू जैसा बन जाएगा बाद में। हम्म। हुँ। हाँ बिल्कुल सही है ना। उसके बाद बोल रहे हैं नदी अपर्दन के द्वारा जो है ना बने इस प्रकार के मैदान समप्राय जो है ना मैदान या जो है ना पैनी प्लेन कहलाते हैं। ठीक है। अगर इस तरीके से कोई चीज बनता है ना नदी के अंदर, तो उसी को हुँ। जो है ना सम जो है प्राय मैदान कहेंगे या फिर जो है ना पेनी प्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की जो है ना स्थल रूप जो संबंधी विशेषताओं का जो है ना संक्षिप्त जो है ना वर्णन जो है ना निम्न प्रकार से किया हुआ है। ठीक है, आगे बताया हुआ है। ठीक है। तो पहला वर्णन ये है युवावस्था। ठीक है। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियां जो है ना उथली वी आकार की जो है ना घाटी बनाती है, जिसमें जो है ना बाढ़ के मैदान लगभग जो है ना अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान जो होते हैं ना मुख्य नदी के साथ जो है ना साथ साथ पाए जाते हैं। तो ये हुँ। मतलब कि पहली अवस्था है, क्योंकि जो है ना युगावस्था है ना, तो यहाँ पे जो नदियों की संख्या होगी वो भी मतलब चूंकि कम ही होगी और जो है ना वी आकार की जैसे आकृति बन जाती है वहां पर। हाँ, और क्योंकि क्या ज़्यादा होगा ना। गहरी रही है। हाँ। वी आकार की जो नदियाँ होती है वो ज़्यादा गहरी भी होती हैं। बाद में ना ये जब धीरे-धीरे तल में जब मिट्टी भर जाता है ना, तो यही नदियाँ यू आकार की हो जाती हैं। हम्म। बिल्कुल सही बोले। जैसे कोई होता है ना वी आकार की जो ये होती है ना, इसमें बहुत लोग कहते हैं इसमें नहीं नहाने जाना है क्योंकि ज्यादा गहराई पे होती है ना, ऐसे बोलते हुँ। हैं। उसके बाद बोल रहे हैं ना इसमें जो है ना बाढ़ के मैदान लगभग जो है ना अनुपस्थित होते हैं, ये संकरे बाढ़ मैदान होते हैं, मतलब कम ही होते हैं, कम संख्या में मिलेंगे। और जो है ना ये जो है ना बाढ़ मैदान जो है ना मुख्य नदी के साथ जो है ना पाए जाते हैं। जल विभाजक जो है ना अत्यधिक जो है ना विस्तृत व समतल होते हैं, जिसमें जो है ना दलदल व झीलें होती हैं। तो जो जल विभाजक वाला जो क्षेत्र होगा ना काफी चौड़ाई पे होगा, मतलब काफी फैला हुआ होगा जी। और मतलब समतल, आप आसानी से जो है ना तल देख पाएंगे, मतलब ऐसे फैल जाता है वहां पर जाकर के ना। और वहां पे क्या होगा, या तो दलदल होगा या वहां पे जो है ना आपको झील वगैरह जो है ना मिल जाएगी। दलदल में तो हुँ। वैसे भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। इन हुँ। ऊंचे समतल धरातल पर जो है ना नदी विसर्प विकसित हो जाती है। विसर्प जैसे कैसे, ऐसे
वो ऐसे चलती है, जैसे सांप कैसे चलता है विसर्पण करके, हाँ, सेम उसी प्रकार से ये जो है ना नदियां बहुत लोग चलती ऐसे हैं। ना बाइक चलाते हैं रोड पे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे उसी हाँ, पे। नागिन बाइक, सही बोले। हाँ। उसको हमारे तरफ बोलते हैं ना नागिन वाला बाइक। ठीक है। तो ये सांप के जैसे ना विसर्पण कर रही होती हैं। ये जो है ना विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में जो है ना गंभीर भूत हो जाते हैं, अर्थात जो है ना विसर्प की जो तली में निम्न कटाव होता है और जो है ये गहराई में जो है ना बढ़ते जाते हैं। जहाँ ना अनावृत रेत जो है ना कठोर चट्टाने जो है ना पाई जाती हैं, वहाँ जलप्रपात व जो है ना शिप्रिकाएं जो है ना बन जाते हैं, है ना। और वहीं पे जो है ना देखेंगे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी ना, जैसे झील बन गया है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ समय बाद देखेंगे वहां पे जो है ना जलप्रपात वगैरह भी होने लगता है, जैसे बारिश हो गई कुछ समय के लिए वहां पे जलप्रपात आ जाता है। तो ये सब जो हम्म। है ना प्रक्रियाएं वहां पे होती रहती हैं। उसके बाद देखते हैं पूर्णावस्था, है ना। तो ये जो है ना मेच्योर हो जाती है इसमें। हेलो अंकिता, अगर आपके पास नेट नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में। हाँ, टेंशन मत लो, हम चलो लोग मैं हैं। इतना दिक्कत हो रहा है, मैं क्या बोलूं, रात तक मैं देखिए कर हाँ, आपकी आवाज भी फंस रहा है। संजना, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो ना, तब ये बंद कुछ कर इशू देंगे। है बहुत। अच्छा, नेट इशू, कोई बात नहीं अंकिता, कोई बात हाँ, नहीं। कोई बात नहीं, आप ना सुन लेना। हाँ, आप कहाँ चले यूट्यूब पे जा करके ना वीडियो में देख लेना। यूट्यूब पे डाल दिए हैं आप? यूट्यूब पे तो चला जाता है। अच्छा, ठीक। यूट्यूब पे इस ये हाँ, यूट्यूब इनका पे सीधे यूट्यूब चला चैनल जाता है। है। अच्छा, करवाऊँ? हाँ हाँ, प्रोढ़ा अवस्था। हाँ, मैच्योर है ना, प्रौढ़ावस्था। हम्म। इस अवस्था में जो है ना नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और जो है सहायक नदियां भी जो है इनमें अकाल मिलती है, मतलब कि इनमें आकर के जो है ना मिल जाती है। नदियां जो ना घाटियां वी आकार की होती है लेकिन गहरी होती है, ठीक है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से जो है ना विस्तृत बाढ़ के जो है ना मैदान पाए जाते हैं, जिनमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती है, जो है ना प्रभावित होती है। युवावस्था में जो है ना निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदीय जो है ना दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और जो है ना नदी विभाजक जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से जो है ना वहां पे मतलब कि होते हैं, ठीक है। जलप्रपात व जो है ना श्री प्रिकाएं जो है ना लुप्त हो जाती है। तो यही मतलब कि जैसे पहले जो हमने अवस्था देखी ना उसके जस्ट जो है ना थोड़ा सा ऊपर वाली व्यवस्था इसमें जो है ना आ जाती है। जैसे यहाँ की जो हम्म। नदी होगी वो थोड़ी गहरी होगी और यहाँ पे जो है ना बाढ़ वाला जो क्षेत्र होगा ना इसको भी ये जो है ना कवर कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये भी विसर्प करके जो है ना अपने जल को जो है ना मतलब प्रवाहित करती है। और वहां पर कैसे जैसे नदी विभाजक होता है और वहां पे कैसे मतलब कि चौड़ाई में दिख रहा था, वैसे ही सेम इसमें भी मतलब कि होता है, लेकिन यहाँ पे और अच्छे तरीके से हम जो है ना इसको देख सकते हैं। और जो दलदली वाला जो क्षेत्र होता है वो सब इसमें जो है ना गायब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बहता हुआ ज्यादा हम्म। होता होगा, क्योंकि इसमें जल की मात्रा ज्यादा है तो वो बहती होगी पक्का। उसके बाद बोल रहा है ना वृद्धावस्था, है ना, ओल्ड एज, है ना। वृद्धावस्था में जो है ना छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और जो है ना ढाल मंद होता है। नदियां जो है ना स्वतंत्र रूप से हम्म। विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई जो है ना नदी विसर्प जो है ना प्राकृतिक तटबंध गोखुर नदी गोखुर गोखुर, हाँ, झील आदि जो है ना बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं जिसमें झील दलदल जो है ना पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या जो है ना छोटे थोड़े से जो है ना ऊंचे होते हैं। तो इसमें जो है ना जो सहायक नदियां हैं उनकी संख्या कम पाई जाएंगी तथा जो है ना यहाँ पे मंद ढाल की जो है ना मतलब की नदी होगी और मतलब जो ये स्वतंत्र रूप से काफी विस्तृत होगी। यहाँ पे जो है ना बाढ़ के मैदान वगैरह भी जो है ना पाए जाएंगे। और सेम उसी तरीके से भी ये भी जो है ना विसर्प जो है ना बनाती है, प्राकृतिक जो है हम्म। ना तटबंध बना देती है ना। कहीं कहीं पे जो है ना तट बना के हुए फिर जो है मोड़ खा जाएगी, ऐसे जो होती है ना वैसे। और जो थोड़े से झील वगैरह भी बना देती है छोटा मोटा। और जो है ना हम्म। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, मतलब सेम उसी तरह का होता है जैसे हम देखे थे ना, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। यहाँ पे भी जो है ना दलदल पाया जाएगा क्योंकि निम्न मतलब कि यहाँ की जो ढाल जो है ना मंद है। जहाँ पानी मतलब कि रुका हुआ होगा तो वहां सीधी सी बात है दलदल वगैरह जो है ना वहां पे हो जाता है हम्म। ना। अब और आगे कल बताओ, पढ़ लेंगे हम। कल। हाँ, अभी ये ना यहाँ तक हो गया, लगभग 2 पेज खत्म हो गया इस 7 वाले लेसन में ना। अब कल ठीक। आगे पढ़ लेंगे, ये है ना अपर्दित स्थल रूप, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है ये।
थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, अच्छा ज्यादा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जो हम्म, रुको रुको